हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए शुरू करने वाले आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये हम आपके सामने यहाँ पे मैं एनसीईआरटी भी ओपन करूंगा, ठीक है, सो दैट कि आपको पता चल पाए कि एनसीईआरटी में टॉपिक कहाँ पर है, क्या है। वन बाय वन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, पूरा चैप्टर कवर करेंगे। आप रेगुलर आप वीडियो पे बने रहे और वीडियो को पूरा देखिए सो दैट कि आपको टॉपिक्स की इन डेप्थ नॉलेज मिल पाए, राइट। चलिए शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक देखिए, ये आपके सामने एनसीईआरटी की बुक खुली हुई है। सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग में जो चैप्टर के बारे में है आप थोड़ा सा इसमें स्टडी कर लीजिएगा, बहुत बेसिक्स है। मैं यहां से मैटर से चीजों को शुरू कर रहा हूं, ठीक है। ऑल द मैटर के बारे में भी आपको एक ब्रीफ नॉलेज पहले से ही होती है, लेकिन आप फिर भी यहां पे देखिए मैटर क्या होता है। मैटर हर वो चीज जिसका बेटा अपना कुछ ना कुछ मास हो और कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, उसको हम कहते हैं मैटर। मैटर हर वो चीज जिसका अपना कुछ ना कुछ मास होता है और कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मैटर, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये बेटा जी मार्कर जिससे मैं लिख रहा हूं या फिर जो पेन जिससे मैं लिख रहा हूं, ये एक मैटर है क्योंकि इसका एक अपना मास है और ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग एक मैटर हो गया। अगर मैं कोई चाइल्ड भी एक ह्यूमन बीइंग हो गया तो मैटर हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि चाइल्डहुड ये मैटर नहीं होगा। चाइल्डहुड क्या होता है? बचपन। बचपन मतलब फेज ऑफ लाइफ। इसके अलावा जैसे किसी स्मेल की बात करें तो स्मेल मैटर नहीं होता है क्योंकि स्मेल एक शब्द है। लव इज नॉट अ मैटर, ठीक है। स्मेल ऑफ मैंगो अगर ऐसा कुछ बोलूं तो ये मैटर हो जाएगा क्योंकि जो भी मैंगो की जो स्मेल होती है उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, तो इसकी वजह से वो मैटर हो जाएगा, ठीक है। घोस्ट वगैरह की बात करें बेटा तो ये मैटर नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता ये सब चीजें। तो इस तरीके की चीजें जो इस पे ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैटर आपको बेसिक सी चीज है, आपको पता ही होता है मैटर क्या है, राइट। अगर कंफ्यूजिंग वाली चीज हो, जैसे कि मान लो कि एयर में कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते कि मैटर है या नहीं, तो बट आंसर है मैटर है। लाइट में कंफ्यूजन रहती कि मैटर है कि नहीं, मैटर है ये भी। एयर मैटर है, लाइट मैटर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनली जो सेकंड टॉपिक है इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर, यहां से थोड़ी सी चीजें अच्छी होने वाली है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए आप। चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा? सेकंड टॉपिक है ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में मेनली बेटा जी 3 स्टेट्स होते हैं मेनली, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 तो सबको मालूम भी है। इसके अलावा बेटा बस आपको नाम पता हो काफी है, प्लाज्मा स्टेट, और 5वां हो जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 स्टेट्स होते हैं मैटर के, जिसमें से आपको इन 2 स्टेट्स के बारे में नहीं जानना है। अगर आप इच्छुक है तो आप गूगल कर लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ध्यान से देखो, 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बेटा जी ये देखिए यहां पर बेसिक क्लासिफिकेशन अगर देखें, मेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो पहला वाला जो पेज है ये सॉलिड है। सॉलिड के पार्टिकल्स देख रहे हो बिल्कुल चिपके चिपके होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में कोई गैप नहीं होता, इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, ये हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। लिक्विड के बीच में आपको थोड़ा बहुत गैप दिख रहा होगा, पार्टिकल्स थोड़े गैप है इनके बीच में, तो इनको कंप्रेस भी किया जा सकता है बट नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है इनका। मेल्टेड तो ऑलरेडी रहते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली कम रहता है। गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप रहता है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी से भी आपको आइडिया दे दिया। अब जरा लिखते हैं भाई क्या क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल गैप बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में गैप जो है वो ना के बराबर होता है। यहां पे स्मॉल गैप बिटवीन द पार्टिकल्स
और इस वाले में हो जाएगा लार्ज गैप बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, ये चीज हुई फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग दी, ये बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अमंग दी पार्टिकल्स, और यहां पर बस मॉडरेट लिख देता हूं मैं, और यहां पर जो है वेरी लेस, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है। तीसरी बात, अगर हम ये बात करें कि कंप्रेसिबिलिटी, मतलब आप इसको सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो कि नहीं, उसकी बात करें, दबाना, आपको भली बात ही पता है कि यार सॉलिड को कंप्रेस करना असंभव है, इसको कंप्रेस हम नहीं कर सकते, राइट। देखिए इनकंप्रेसिबल लिख देता हूं बस मैं, इनकंप्रेसिबल, ठीक है, इनकंप्रेसिबल। और तीसरा पॉइंट यहां पर लिक्विड जो होता है वो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल बेटा। और इसमें जो थर्ड नहीं, ये फोर्थ, एक सेकेंड, ये सेकेंड पॉइंट था, ये थर्ड पॉइंट हो गया। नेग्लिजिबल, यहां पे हाईली कंप्रेसिबल, गैस को काफी ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है ना। जो रसोई घर में जो गैस यूज किया जाता है वो देखते हो, उसमें 14 kg LPG गैस उसके अंदर कंप्रेस करके डाल दिया जाता है, राइट। इसके बाद शेप एंड वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। सॉलिड की देखो फिक्स शेप होती है, और सॉलिड की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। उसके बाद लिक्विड की जो है नो फिक्स्ड शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होती है, तो नो फिक्स्ड शेप। और पांचवी बात, फिक्स्ड वॉल्यूम तो होती है इसकी भी, लेकिन अगर हम गैस की तरफ जाए तो दोनों ही फिक्स्ड नहीं होती, तो नो फिक्स्ड शेप। पांचवा, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ना तो फिक्स्ड शेप होती है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, राइट बेटा। ठीक है, इसके अलावा एक दो पॉइंट और लिख सकते हैं हम। एक पॉइंट और क्या लिख सकते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सातवां पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। आठवां, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। आठवां, वेरी वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा ये लिख सकते हैं कि हार्डनेस तो छोड़ो, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतने पॉइंट आपको अगर पता है सॉलिड लिक्विड गैस में, तो आपको मतलब पूरी इनफ नॉलेज है। एग्जाम्पल दे सकता हूं बेटा, 7th में एग्जाम्पल ले लो चाहे तो, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, कॉपर सल्फेट हो गए, बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स हो जाते हैं। और इसमें अगर हम 7वां पॉइंट लिखे, ये 6th पॉइंट था, आपको पता ही है यार, वाटर से बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर भी नॉर्मल, ये 6th पॉइंट था, ये 7th हो जाएगा। नॉर्मल में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, ऑक्सीजन गैस, N2 गैस, बहुत सारे बतेरी गैस है हमारे पास, SO2 वगैरह, ग्रीन हाउस गैस वगैरह, बहुत सारी गैस। क्लियर है बच्चों? तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो बेटा जी, यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कर लिया आपने। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर थोड़ा अलग तरीके से बताता हूं। ये देखो पहले यहां पर, फिर हम बोर्ड पे करेंगे, पहले आप एनसीईआरटी में समझो। जो मैटर जो होता है ये मिक्सचर है। मैटर क्या है, ये देखो यहां पर एक मिक्सचर आ गया, उसके बाद प्योर सब्सटेंस आ गया। मिक्सचर में फिर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस,
और फिर एलिमेंट और कंपाउंड जो है प्योर सब्सटेंस में आ गए। तो इनके बारे में आपको नॉलेज रखनी है, इसके बारे में समझना है। चलिए अब मैं फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस वगैरह जो ये सब सारी चीजें हैं ये। उससे पहले मैं एक और चीज बता देता हूं, ये कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो हमने अभी अभी पढ़ा कि टोटल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। बेटा ये टोटल 3 स्टेट्स है, इनके अलावा 2 स्टेट्स और होती है, तो वो हमें उतना नहीं जानना, राइट। तो देखो क्या होता है कि अगर हम बात करें कि यार सॉलिड से लिक्विड अगर कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, या फिर लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो रहा है इसको क्या कहेंगे, गैस से सॉलिड हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे। रिवर्स प्रोसेस भी होता है कि लिक्विड से सॉलिड हो गया फिर इसको क्या कहोगे, गैस से लिक्विड हो गया इसको क्या कहोगे, और इसी प्रकार जो है सॉलिड से गैस हो गया तो इसको क्या कहेंगे। तो जरा समझिए और सुनिए इस बात को। सॉलिड से लिक्विड को कहते हैं बेटा फ्यूजन, फ्यूजन, या फिर अगर ये वाटर है मतलब आइस है तो इसी को कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजन जिस टेम्परेचर पे होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। लिक्विड से गैस अगर हो रहा है तो इसी को कहते हैं बेटा वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस हो जाता है तो इसको कहा जाता है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। और ये सब ना रूम टेम्परेचर वगैरह पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात की जाती है। ठीक है, अगर अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होगा तो इनके जो टेम्परेचर जो होता है वो सब भी चेंज होता है। इसके बाद देखो लिक्विड टू सॉलिड की बात करें तो इसको फ्रीजिंग कहते हैं हम लोग। गैस टू लिक्विड को कंडेंसेशन कहते हैं बच्चों, इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। और गैस टू सॉलिड को डिपोजिशन कहते हैं, डिपोजिशन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर, तो वाटर में 3 स्टेट होता है, एक आइस होता है, आइस कन्वर्ट होएगा लिक्विड में, लिक्विड मतलब वाटर में, इसको सिंपल हम वाटर कह देते हैं, और फिर ये स्टीम में। ठीक है बच्चों, तो आप देखो जैसे कि आइस से लिक्विड इसको हम मेल्टिंग कह देते सिंपल, लिक्विड से स्टीम वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। ठीक है, और आइस से डायरेक्ट स्टीम चला गया तो सब्लिमेशन, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, और लिक्विड से आइस गया तो फ्यूजन, लिक्विड से आइस गया तो फ्रीजिंग, और स्टीम से लिक्विड गया तो कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आपको बेसिक नॉलेज है, ये सब चीजों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, सो दैट कि आपको एक इफेक्टिव नॉलेज मिल सके। ठीक है, इसको आप होपफुली आप नोट्स बना रहे हैं, आप इसको नोट करते रहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे हम मेन चीज और स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आप देखोगे कि यार चीजें थोड़ी सी बेहतरीन होती जाएगी। अभी लग रहा होगा कि यार ये केमिस्ट्री तो है ही नहीं, ये तो नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद देखो मैटर को ना फर्दर 2 क्लास में कैटेगराइज किया जाता है ना, जिसको मैं तो कहता हूं प्योर, और एक इम्प्योर है, और इम्प्योर को हम कहते हैं मिक्सचर। केमिस्ट्री में हम मिक्सचर की स्टडी नहीं करते खास, हमें पढ़ना तो बेटा ये है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले चलो क्यों ना थोड़ा बहुत आइडिया जो है मिक्सचर के बारे में भी ले लिया जाए। ठीक है, देखो मिक्सचर क्या होता है कि अगर आप 2 से अधिक सब्सटेंस को मिक्स कर देते हो, ठीक है, 2 से अधिक सब्सटेंस, अगर 2 से अधिक टाइप्स के पार्टिकल्स हो तो उसको कहेंगे मिक्सचर। और मिक्सचर फर्दर 2 टाइप्स की होती है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बेटा, आप एकदम ध्यान रखो, अभी अभी मैंने क्या बोला है आपको, मैंने ये बोला है कि यार 2 सब्सटेंस है, मान लो ए और बी, अलग अलग 2 सब्सटेंस को आपने मिक्स कर दिया, 2 अलग अलग टाइप्स के पार्टिकल्स को मिक्स कर दिया,
तो आपके पास बनेगा वो मिक्सचर। अगर ये जो मिक्स, जो दो सब्सटेंस जो मिक्स हुआ है, अगर बेटा ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो गए, अगर दो सब्सटेंस जिसको मिक्स किया है यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिक्स हो गए, पूरी तरीके से घुल गए, तो कहेंगे होमोजीनियस। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ A and B mixed together uniformly। एग्जाम्पल के तौर पे एक्वस NaCl का सॉल्यूशन, एग्जाम्पल के तौर पे एक्वस NaOH, एग्जाम्पल के तौर पे एक्वस कॉपर सल्फेट ETC। तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स हुए पार्टिकल्स ऑफ A and B मिक्स्ड टुगेदर नॉन यूनिफॉर्मली, तो जो सॉल्यूशन हमें मिला है उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर फर्दर दो टाइप्स में होते हैं बेटा जी। ठीक है, आगे इस सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। एक तो कोलाइड और दूसरा होता है सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन, कोलाइड और सस्पेंशन। ठीक है, कोलाइड के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कोलाइड में मतलब बेसिकली पार्टिकल साइज जो होता है वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर जो पार्टिकल होते हैं, वो सॉल्यूशन, वो ऐसे पार्टिकल्स जो है, ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे मिक्सचर कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। और इसमें पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो सस्पेंशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो सवाल है क्या इधर भी होता पार्टिकल साइज? हाँ बेटा, यहाँ पर ना पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। जो पार्टिकल साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। यहाँ पे 1 से लेके 1000 नैनोमीटर से, और यहाँ पर 1000 नैनोमीटर से ज्यादा साइज के होते हैं। इनमें डिटेल में 11th क्लास में नहीं पढ़ना है, एक्चुअली ये 9th क्लास का टॉपिक है, वहां पर इन सब चीजों के बारे में डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, आप इंटरेस्टेड हो, तो आप 9th क्लास का आप पढ़ सकते हो। चैप्टर नंबर 1 में ही दिया हुआ है ये सब चीजें, राइट। हमें पढ़ना है बेटा यहाँ पर प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब देखो प्योर सब्सटेंस में फर्दर दो कैटेगरी आ जाती है, एलिमेंट, एनसीईआरटी कहता है एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। तो बेटा बस आपको यहां पे थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है? आप इसको एलिमेंट मत कहो बेटा, इसको कहो आप एटम। ठीक है, और जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कंपाउंड भी मेरा दो टाइप का हो जाता है। एक हो जाता है होमोमॉलिक्यूल्स, और एक हो जाता है हेट्रोमॉलिक्यूल्स। तो बेटा इस तरीके से हमारी कहानी आगे बढ़ेगी, होमोमॉलिक्यूल्स और हेट्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं, ऑल्दो मैं एटम से ही चीजों की शुरुआत करूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी भी आपको नजर दिखाते रहूंगा। ओके बेटा, तो हमने ये सब चीजों के बारे में पढ़ लिया, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, थोड़ा बहुत ये आपको पढ़ना भी है आगे चल के। प्योर सब्सटेंस की स्टडी तो अभी हम करेंगे। ठीक है, ओके ओके बेटा, ओके ठीक है। होमोमॉलिक्यूल और हेट्रोमॉलिक्यूल, तो अब हम एटम से चीजों की शुरुआत करेंगे। ये प्योर सब्सटेंस की कहानी जो है अब प्रॉपर, अब कह लो कि हाँ सर केमिस्ट्री का अब चैप्टर जो है कहीं ना कहीं चालू हो रहा है। ठीक है, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, राइट। ओके, अब चलो एटम से स्टार्ट करते चीजों को। ठीक है, तो एक्चुअली होता है क्या, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, मैटर। तो मैटर को बेटा अगर आप डिवाइड करते जाओ, मतलब इतना डिवाइड करो कि उसके बाद डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, एक स्मॉलेस्ट पदार्थ मिलेगा, स्मॉलेस्ट सब्सटेंस मिलेगा, स्मॉलेस्ट सब्सटेंस मिलेगा आपको।
और ये स्मॉलेस्ट सब्सटेंस क्या हो जाता है, इसी को हम कहते हैं एटम। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, एटम इट इज द स्मॉलेस्ट indivisible particles, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल जिसको और फर्दर ब्रेक डाउन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इंडिविजिबल पार्टिकल मतलब जिसको आप और फर्दर नहीं ब्रेक कर सकते, राइट। इट इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स। क्लियर है? which has no independent एग्जिस्टेंस। ये क्या बात हो गई कि स्मॉलेस्ट है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, यही कारण है कि दो एटम आपस में कंबाइन कर जाते हैं। हमेशा दो एटम हमेशा आपस में कंबाइन करके या तो होमोमोलिक्यूल बनाएगा या फिर हेटेरोमोलिक्यूल बनाएगा। माने देखो, एटम प्लस एटम आपको मॉलिक्यूल देगा, एटम प्लस एटम आपको मॉलिक्यूल देगा। अगर सेम टाइप के एटम कंबाइन कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं होमोमोलिक्यूल। सेम टाइप के अगर एटम कंबाइन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, होमोमोलिक्यूल। एग्जांपल के तौर पे H2 Cl2 O2 N2 O3 F2, इस तरीके से बतेरे हैं P4 S8 I2, ये सब बहुत सारे हैं होमोमोलिक्यूल। प्यार से इसको सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल भी कह देते हैं, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल। अगर एटम जो कंबाइन हो रहे हैं, अगर जो एटम कंबाइन हो रहे हैं बेटा जी, अगर ये अलग अलग एटम है A प्लस A डैश, तो मॉलिक्यूल जो बनता है उसको कहते हैं हम हेट्रोमोलिक्यूल। क्या कहते हैं उसको, हेट्रोमोलिक्यूल। और हेट्रोमोलिक्यूल एग्जांपल के तौर पे वाटर, CO2 CH4 मीथेन गैस, अमोनिया गैस HCl, ठीक है, NO2, तो बहुत सारे N2O5 ETC। इस हेट्रोमोलिक्यूल को ही कंपाउंड बोल देते हैं, हेट्रोमोलिक्यूल को ही कंपाउंड कह देते हैं। ठीक है, हिंदी में एटम को परमाणु, मॉलिक्यूल को अणु, कंपाउंड को यौगिक कहा जाता है, राइट। A प्लस A डैश हेट्रोमोलिक्यूल बनेगा और इसको कंपाउंड भी कहते हैं। यहां पे मैंने कुछ कुछ एग्जांपल लिया है, होपफुली आपको। हाँ, तो यहां पर एक स्टेटमेंट अब मैं लिख सकता हूं, यहां पर it is molecule which has independent एग्जिस्टेंस। तो मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, एटम का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल विच हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि रिएक्शन में सबसे छोटी यूनिट क्या पार्टिसिपेट करती है, तो रिएक्शन में सबसे छोटी यूनिट पार्टिसिपेट करती है एटम। मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करते, एटम। ठीक है, मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाते, एटम में कन्वर्ट होते, देन वो पार्टिसिपेट करता है, राइट। तो यहां पर इस चीज को हम मेंशन कर सकते हैं बेटा जी, यहां पर इस चीज को अपन मेंशन कर सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट which take part in the chemical reaction, ठीक है। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके,
ठीक है बेटा, तो एटम के बारे में आप लोगों ने समझा। अब देखिए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, तो मास ऑफ वन एटम is called its atomic mass। एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होता है एएमयू। एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और या फिर वेरी सिंपल वर्ड में सिंपल यू, यूनिफाइड मास। अब यहां पे देखो बेटा, जो एक एएमयू क्या होता है, व्हाट इज दिस 1 AMU? तो एक AMU का मतलब है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। एक्चुअली होता है क्या यार, एटम जो होता है बहुत छोटा होता है। एटम का साइज जो है वो एंगस्ट्रॉम में होता है, और एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो पिकोमीटर में होता है। पिकोमीटर नहीं, फेम्टोमीटर में होता है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख देता हूं, एटम का जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर में होता है, और एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो 10⁻⁻15 मीटर में होता है। इतना छोटा होने की वजह से, जो कि एक्सट्रीमली स्मॉल है, हमें आंखों से दिखता भी नहीं है एटम, तो एटम का जो मास होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। तो जो साधारण जो हम लोग किलोग्राम या ग्राम वगैरह जो यूज करते हैं मास के मेजरमेंट के लिए, वो सब इफेक्टिव नहीं होता है। तो उसकी जगह पे एक नया यूनिट बनाया गया, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। वो सिर्फ और सिर्फ एटम वगैरह के मास के कैलकुलेट करने के लिए होता है। लेकिन अगर फिर भी एक रिलेशन अगर हम चाहते हैं कि एक AMU बराबर क्या होता है, तो इसका आंसर है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इस कन्वर्जन से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि यार ये सच में वाकई ये बहुत छोटा है, वाकई ये बहुत छोटा है। अगर AMU की आपको डेफिनेशन चाहिए तो इट इज द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। AMU की डेफिनेशन, इट इज 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। जरा एनसीईआरटी में देखते हैं हमने कहां तक कर लिया है इसको। ये सब फंडामेंटल बेटा फिजिकल क्वांटिटीज है। ये फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ने को मिलेगा। एक मिनट बेटा, लोड हो रहा है। हाँ, ये सब अभी मैं बताऊंगा, ये कन्वर्जन जो है चीजें, ये सब मैं बताऊंगा, साइंटिफिक नोटेशन आगे बताऊंगा। लेकिन पहले मैं एटम के एटॉमिक मास वगैरह के बारे में बता रहा हूं, ठीक है ना। ये सब चीजें बेटा मैं बताऊंगा आपको, ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये है एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास यहां पे आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा कि यार AMU वगैरह क्या है, ठीक है। इसके बाद एवरेज एटॉमिक मास, फॉर्मूला, मोलर मास, सारी चीजें। एक बार मोलर मास तक जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो ये बेसिक जो स्टार्टिंग की जो चीजें एक दो रह गई है उसको भी कवर करेंगे। तो अगली वीडियो के लिए आप धैर्य रखिए, बहुत जल्द अगली वीडियो आपको मिलेगी। बने रहिए चैनल के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।